हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। अगर दोस्तों हम मुगल काल की बात करें तो दोस्तों मुगल काल में जो हुमायूं का जो शासनकाल है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है, क्योंकि दोस्तों हुमायूं के जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए और हुमायूं के पास कुछ ऐसे ऑफर भी आए थे दोस्ती करने के, जिन्हें हुमायूं ने ठुकरा दिया और जिनके कारण हुमायूं को भारत को भी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों आज हम हुमायूं के बारे में समझेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा दोस्तों चमड़े के सिक्के भी हुमायूं के शासनकाल में ही चलते हैं। और क्यों चलते हैं, किस वजह से चलते हैं, और दोस्तों समझना, एक वचन की खातिर हुमायूं ने एक दिन का बादशाह निजाम नामक भिश्ती को भी बनाया था। तो समझेंगे दोस्तों विस्तार से किस लिए बनाया था। निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं के ऊपर कौन सा एहसान किया था जिसको हुमायूं ने चुकाया था, और हुमायूं को भारत क्यों छोड़ना पड़ा, हुमायूं को ईरान क्यों जाना पड़ा। तो दोस्तों सारी चीजों के बारे में विस्तार से हम समझेंगे। समझना दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बाबर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बाबर के पास आएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जो बाबर के जो संतानें हैं, बाबर ने हुमायूं को कौन सी वसीयत दी थी। वसीयत शब्द को आप याद रखना कि मरने से पहले क्या वचन दिए थे जिनका हुमायूं ने पालन किया था, और उन पालनों की वजह से भी हुमायूं की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए थे। तो दोस्तों हम समझेंगे। समझना दोस्तों, बाबर के सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था हुमायूं था। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था हुमायूं था, ठीक है ना। हुमायूं की माँ का नाम था माहम बेगम। ये हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था। इसके बाद दोस्तों कामरान नंबर अस्करी, दोस्तों कामरान अस्करी, ठीक है ना। इनकी माता का नाम था दोस्तों गुलरुख बेगम। इसके बाद दोस्तों नंबर अगला है, चौथा है हिंदाल, जिसकी माता का नाम था दिलदार बेगम, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि यह आपके लिए समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबर ने क्या वसीयत दी थी हुमायूं के लिए। तो ये हुमायूं के जो चार भाई हैं ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हुमायूं के शासन काल में इनका भी या हुमायूं की असफलता की बात करें तो दोस्तों इनका भी एक भूमिका काफी हद तक रही है। और हुमायूं ने अपना पिता बाबर की जो वसीयत थी उसके अनुसार काम किया था। समझना, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा था, बेटा मेरी मृत्यु के बाद अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अर्थात उन्हें भी शासन में कुछ हिस्सा देना। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, हुमायूं ने अपने पिता बाबर की बात को माना। दूसरी बात, एक बात और भी समझना आप, क्योंकि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए एक वसीयत ये भी दी थी कि बेटा जो ये हिंदुस्तान है, जो ये भारत है, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर आपको भारत पर अच्छी तरह शासन करना है तो आपके लिए यह जरूरी है कि सभी धर्मों को जोड़कर चलना। यह भी दोस्तों बाबर ने हुमायूं से कहा था। कितनी अच्छी बात कही है, ठीक है ना। अब हम वसीयत की बात करें तो दोस्तों बाबर ने हुमायूं से कहा था मेरी मृत्यु के बाद अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अर्थात उन्हें भी साम्राज्य का हिस्सा देना। अब दोस्तों बात समझना, दिल्ली और आगरा हुमायूं के पास रहा, ठीक है ना। और कामरान के लिए दोस्तों काबुल और
कंधार दिया, काबुल और कंधार दिया। अस्करी के लिए दोस्तों संभाल दिया, क्या दिया? संभाल दिया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हिंदाल को मेवात दिया, हिंदाल को मेवात दिया। ये जो मेवात है ये अलवर वाला क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों? अलवर वाला क्षेत्र है। अब आप समझना, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत का पालन किया और हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। हुमायूं खुद के पास दिल्ली और आगरा रह गया। हुमायूं के पास खुद के पास दिल्ली और आगरा जो मेन राजधानी हुमायूं के पास रही, ठीक है ना। कामरान के लिए काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया गया और अस्करी के लिए संभाल का क्षेत्र दे दिया गया और हिंदाल के लिए मेवात अलवर का क्षेत्र दे दिया गया। अब आप यहां पर समझना, ये काफी एग्जामों में पूछा जाता है। पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य का अपने भाइयों में विभाजन किया? तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं होगा राइट आंसर। कौन सा शासक था? हुमायूं था, क्योंकि अपने भाइयों के लिए भी अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। ये पहला और अंतिम मुगल बादशाह है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। पहला और अंतिम मुगल बादशाह हुमायूं है जिन्होंने अपने भाइयों के लिए साम्राज्य का विभाजन किया था, इस तरीके से विभाजन किया था। और आगे समझना, ये आगे चलकर जो ये विभाजन है, ये विभाजन हुमायूं के लिए सबसे बेकार साबित होता है और इसी वजह से हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। अपना पिता की वसीयत का पालन किया था हुमायूं ने, जो अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। यहां तक दोस्तों ये बात कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब आप आगे समझना, हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं। हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठे, ठीक है ना। राजगद्दी पर बैठते हैं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, राजगद्दी पर बैठते समय इसका एक बाबर की बहन थी जिसका नाम था खानजादा बेगम। इसका पति था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। अब समझना दोस्तों, मेहंदी ख्वाजा, इस मेहंदी ख्वाजा को खलीफा, जो एक निजामुद्दीन खलीफा था जिसे खलीफा षड्यंत्र भी कहा जाता है, इस मेहंदी ख्वाजा को हुमायूं के स्थान पर राजगद्दी पर बैठाना चाहता था। कौन? खलीफा, जिसका नाम था निजामुद्दीन खलीफा कहा जाता है जिसे, ये इसे राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, ठीक है। कौन? निजामुद्दीन खलीफा, ये इसे राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, इसलिए इसे खलीफा षड्यंत्र भी कहा जाता है। लेकिन बाद में दोस्तों राजगद्दी पर कौन बैठते हैं? बाद में राजगद्दी पर बैठते हैं हुमायूं, राजगद्दी पर बैठते हैं। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। इसे खलीफा षड्यंत्र कहा जाता है क्योंकि राजगद्दी पर किसको बैठाया रहे थे? मेहंदी ख्वाजा को, लेकिन बाद में ये असफल हो जाता है। राजगद्दी पर बैठ जाते हैं हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। अब आप समझना, अभी जो अफगान जो अभी अफगान बचे हुए थे, अभी वो समाप्त नहीं हुए हैं। 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। किसको पराजित किया? अफगानों को पराजित किया। अफगानों का नेता था महमूद लोदी था। कौन था? महमूद लोदी था। अफगानों को पराजित किया 1532 ईस्वी में हुमायूं ने, ठीक है ना, दोहरिया के युद्ध में। यहां तक दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसके बाद समझना आप, ये खलीफा षड्यंत्र हो चुका है पूरा और दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। अगर हम अफगानों की बात करें, अफगानों को सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। दूसरी बार बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था।
और यहां पर फिर एक बार अफगानों को पराजित किया। किसने? हुमायूं ने। क्योंकि दोस्तों जो अफगान थे, जो लोदी वंश के वंशज थे, अभी भी वो जीवित थे। क्योंकि बाबर के पास इतना समय नहीं बचा था, या इतना समय बाबर को नहीं मिला था जो अफगानों का पूर्ण रूप से दमन कर सके। क्योंकि बाबर 1526 में भारत आते हैं और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए अफगानों को यहां पर पराजित किया है हुमायूं ने। ठीक है ना। अब हम समझें, जो ये हुमायूं का जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो हम सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि जो हुमायूं है, हुमायूं का नाम क्या था? हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन नाम था हुमायूं का। क्या नाम था दोस्तों? नासिरुद्दीन नाम था। हुमायूं का नासिरुद्दीन नाम था दोस्तों। और ये हुमायूं के नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं। ठीक है ना। नासिरुद्दीन नाम था और हुमायूं के नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे समझते हैं। अब समझना दोस्तों, 1534-35 ईस्वी में मेवाड़ पर, कहां पर दोस्तों? मेवाड़ पर। ये मेवाड़ है दोस्तों। मेवाड़ पर दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर। ठीक है। अब आप समझना, इस समय मेवाड़ की जो रानी थी कर्णावती थी। क्या नाम था दोस्तों? कर्णावती थी। मेवाड़ की रानी थी कर्णावती, जिसे कर्मावती भी कहा जाता है। ये जो कर्मावती थी, यह महाराणा सांगा की विधवा थी। क्या थी दोस्तों? विधवा थी। क्योंकि महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है ना। और इस समय मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य था। कौन था शासक? विक्रमादित्य था, लेकिन अल्प आयु का था। समझना, ये बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है ना। बहुत अच्छी कहानी है। और ये एक हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी इतिहास में। क्योंकि हुमायूं को एक बहुत अच्छा ऑफर मिला था, लेकिन हुमायूं उसे नहीं भुना पाए थे। ठीक है ना। समझना, जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय कर्मावती ने राखी भेजी। राखी किसके लिए भेजी थी? हुमायूं के लिए राखी भेजी थी। और कर्मावती ने यह भी कहा था कि मैं आपको अपना भाई मानती हूं, और भाई का यह फर्ज बनता है जब बहन संकट में हो तो उस समय बहन की सहायता करें। सच्चाई भी है भाई। जब राखी बांधी है तो राखी एक भाई बहन का एक हिफाजत का भी एक धागा होता है। भाई के द्वारा बहन की हिफाजत का एक धागा होता है। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? कर्मावती ने राखी हुमायूं के लिए भेजी और कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूं, और भाई का यह फर्ज बनता है जिस समय बहन संकट में हो, विपत्ति में हो, तो उस समय बहन की सहायता करें। इसके बाद दोस्तों होता क्या है? हुमायूं अपनी सेना लेकर चल दिए, रास्ते में पहुंच गए आधे में। हुमायूं अपनी सेना लेकर चल दिए। अब बहादुर शाह का दूत हुमायूं को मिलता है रास्ते में। अब आप समझना, इसके बाद क्या होता है? हुमायूं को रास्ते में बहादुर शाह का दूत मिलता है। अब उसने क्या कहा? बहादुर शाह के दूत ने कहा, भाई आप भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, और एक मुसलमान का यह कर्तव्य बनता है जिस समय एक मुस्लिम शासक किसी दूसरे पर आक्रमण कर रहा हो और एक संकट में हो, उस समय उसके ऊपर आक्रमण ना किया
जाए। और समझना दोस्तों, हुमायूं आधे रास्ते पहुंचे थे और हुमायूं यहीं पर अटक गए, यहीं पर अपनी सेना को रोक दिया। सेना को यहीं पर हुमायूं ने रोक दिया। एक समझना आप धर्म के बहकावे में आ गए थे। किसके में? धर्म के बहकावे में आ गए हुमायूं धर्म के बहकावे में आकर यहीं पर रुक गए। और दोस्तों होता यह है, इस बहादुर शाह ने मेवाड़ को जीत लिया। और जो ये कर्मावती थी, रानी कर्मावती ने जोहर कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? कर्मावती ने जोहर कर लिया। और इसके बाद दोस्तों, जब बहादुर शाह ने गुजरात को जीत लिया, उसके बाद हुमायूं ने आक्रमण किया। और दोस्तों हुमायूं ने 1535 ईस्वी में इस बहादुर शाह को पराजित किया। क्या किया दोस्तों? पराजित किया। लेकिन दोस्तों समझना यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी भूल थी। यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी भूल थी, कर्मावती की सहायता ना करना। क्योंकि अगर कर्मावती की सहायता हुमायूं करते तो ये जो बहादुर शाह मेवाड़ को नहीं जीत पाते। दूसरी बात, अगर कर्मावती की सहायता करते हुमायूं तो मेवाड़ के शासक मुगलों के एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते और हुमायूं को भारत नहीं छोड़ना पड़ता। यह हुमायूं की इतिहास में एक सबसे बड़ी भूल है। लेकिन जो अकबर था, बड़े समझदार थे। जैसे ही 1562 ईस्वी में आमेर के शासक भारमल ने अकबर से दोस्ती के लिए 2 प्रस्ताव रखे, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह का और अधीनता स्वीकार करने का। अकबर ने इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया क्योंकि बड़े समझदार थे। और ये हुमायूं, यहां पर एक सबसे बड़ी भूल थी हुमायूं की। हुमायूं ने इसको फिर बाद में पराजित किया और गुजरात विजय समझना, गुजरात विजय 1535 ईस्वी में गुजरात को जीत लिया। कब? 1535 में गुजरात को जीत लिया। और गुजरात से दोस्तों एक बहुत अच्छा तोपची रूमी खां को प्राप्त किया। रूमी खां तोपची को प्राप्त किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है इतिहास में, जो ये रूमी खां था, प्रश्न कैसे बनता है समझना। जो ये रूमी खां था, हुमायूं की सेवा में आने से पहले ये कहाँ की सेवा में थे? तो ये रूमी खां हुमायूं की सेवा में आने से पहले कहाँ की सेवा में थे? गुजरात की में। और गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। हम ये कह सकते हैं हुमायूं से पहले बहादुर शाह की सेवा में थे रूमी खां, और इस गुजरात विजय के बाद रूमी खां को प्राप्त किया था हुमायूं ने। ठीक है ना। और दोस्तों ये बहुत बड़ी भूल थी। राखी भेजी थी कर्मावती ने, हुमायूं ने स्वीकार भी की थी, सहायता करने के लिए आए भी थे। और बीच रास्ते में हुमायूं धर्म के बहकावे की वजह से रुक जाते हैं, जो हुमायूं की एक बहुत बड़ी भूल थी। ठीक है ना। इसके बाद समझना दोस्तों, आगे समझना, चौसा का युद्ध। दोस्तों समझना, ये चौसा का युद्ध दोस्तों समझना, चौसा का युद्ध जो 29 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। जो 29 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद पुनः दिल्ली पर अफगान वंश की स्थापना हो जाती है, जिसे हम सूरी वंश कहते हैं। क्योंकि सूरी वंश की स्थापना
किसने की थी दोस्तों? शेर शाह सूरी ने की थी, और इसी युद्ध के बाद होती है दोस्तों। और समझना, ये युद्ध आपके लिए इतिहास में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इस समय दोस्तों हुमायूं के लिए गंगा या कर्मनाशा नदी को जो पार कराया था वह निजाम नामक भिस्ती ने पार कराया था। और उसी समय हुमायूं ने एक वचन दिया था कि जिस दिन मैं भारत का बादशाह बन गया उस दिन तुम्हें मैं एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। तो समझना बहुत अच्छा है। और एक दिन का बादशाह फिर पुनः बनाते हैं, एक दिन का पुनः भारत का बादशाह बनते हैं हुमायूं, और फिर एक दिन का बादशाह निजाम नामक भिस्ती को बनाते हैं। और निजाम नामक भिस्ती एक दिन के अंदर ही चमड़े के सिक्के चला देते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे समझना विस्तार से, बहुत अच्छी कहानी है, समझना। ये चौसा का युद्ध हुमायूं और ये शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ये शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। फरीद खान एक शेर को मारने के बाद शेर खां बन जाता है, शेर खां। और फिर इसके चौसा के युद्ध के बाद फिर ये बन जाते हैं शेर शाह बन जाते हैं, समझना, ठीक है। ये इसी के शेर शाह सूरी के नाम है, समझना। ये युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है। इस चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है। किसकी पराजय हो जाती है? हुमायूं की इसमें पराजय हो जाती है। यहां तक कंप्लीट हो गई बात। अब आप समझना, हुमायूं की पराजय हो जाती है। अब हुमायूं के पीछे हुमायूं भाग रहे हैं। हुमायूं का पीछा कौन कर रहा है? शेर शाह। हुमायूं का पीछा कर रहा है शेर शाह। हुमायूं का पीछा कौन कर रहा है? शेर शाह, ठीक है ना। अब आप समझना, हुमायूं भाग रहा है, हुमायूं का पीछा कर रहा है शेर शाह। बीच में गंगा नदी की सहायक नदी है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है? कर्मनाशा नदी, ठीक है ना। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। हुमायूं का पीछा कर रहे हैं शेर शाह। अब हुमायूं यहां पर आ गए भाई, हुमायूं यहां पर आ गए नदी तक। हुमायूं नदी तक आ चुके हैं और हुमायूं का पीछा कौन कर रहा है? शेर शाह हुमायूं का पीछा कर रहा है। अब हुमायूं गंगा नदी पर आ गए। अब आप समझना, हुमायूं का जो पिता बाबर थे, बाबर ने गंगा नदी को तैरकर पार किया था। अब आप हुमायूं को देखिए, हुमायूं का पीछा शेर शाह सूरी कर रहा है। सहायक नदी कर्मनाशा नदी आ गई है बीच में। इस समय हुमायूं इस किनारे पर रुक गए। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब हुमायूं इस गंगा नदी को तैरकर पार कर नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है तैरकर पार करने की। इसके बाद इस गंगा नदी को, इसको जो पार कराया था, इसे जो पार कराया था वह निजाम नामक भिस्ती ने कराया था। किसने कराया पार? निजाम नामक भिस्ती ने कराया था। अपनी मशक की सहायता से पार कराया। किसकी सहायता से पार कराया था? मशक की सहायता से निजाम नामक भिस्ती ने इसे पार कराया था, ठीक है ना। यहां तक बात हो गई। निजाम नामक भिस्ती ने मशक की सहायता, जो ये मशक होती है, मस्क क्या होती है समझ लो। बकरी की खाल की एक मश्क बनाई जाती है जिसमें पानी भरा जाता है, उसे पीछे यहां लटकाया जाता है और उसका पानी बड़ा ठंडा रहता है। पहले चला करती थी लेकिन वर्तमान में कम हो गई है, पहले खूब चलती थी और पानी बड़ा अच्छा ठंडा होता है। जितनी हवा लगती जाती है उतना उसका पानी ठंडा होता जाता है, ठीक है ना। अपनी मशक की सहायता से निजाम नामक भिस्ती ने पार कराया। अब हुमायूं साहब इसको पार कर कर चले गए हैं। अब आप समझना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद हुमायूं ने निजाम नामक भिस्ती को वचन दिया। क्या दिया? वचन दिया। पहले लोगों का वचन बहुत पक्का हुआ करते थे। अगर आज भी हम बात करें, जो हमारे बाप दादा हैं, पुराने लोग हैं, उनके वचन बड़े पक्के होते हैं साहब। कहते हैं वचन जाए पर प्राण ना जाए। यहां पर हुमायूं ने वचन दिया निजाम भिस्ती को, जिस दिन में भारत का बादशाह बन गया
जिस दिन मैं भारत का बादशाह बन गया उस दिन मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। किसने कहा? हुमायूं ने। किससे कहा? निजाम नामक भिश्ती से। क्यों कहा? क्योंकि भाई निजाम नामक भिश्ती ने कितना बड़ा एहसान किया है हुमायूं के साथ, क्योंकि गंगा नदी को पार कराया है अपनी मशक की सहायता से हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं की जान बच गई। अब हुमायूं ने वचन दे दिया साहब, जिस दिन मैं भारत का बादशाह बन गया उस दिन मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। इसके बाद समझना, 22 जून 1555 ईस्वी को 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद दोस्तों 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं बादशाह बन जाते हैं। हुमायूं फिर पुनः राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। कब? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। अब समझना, अब देखो कितनी पुरानी घटना है। घटना कब की है? 1539 की है। पुनः राजगद्दी पर 1556 ईस्वी में हुमायूं बैठते हैं। 16 साल पुरानी घटना है। 16 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? 16 वर्ष हो चुके हैं घटना को, लेकिन हुमायूं के अभी भी वो वचन याद है जो निजाम नामक भिश्ती को दिया था। इसके बाद दोस्तों अब हुमायूं ने ये जांच कराई कि भाई निजाम भिश्ती कहां पर है, भाई इस दुनिया में है या नहीं है, ये जांच कराई। और इसके बाद होता क्या है दोस्तों, इस निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाते हैं। एक दिन का बादशाह बनाया है। कितना दिन का? एक दिन का बादशाह बनाया। अब आप समझना, एक दिन का बादशाह बनाया। और अब आप कमाल, तो अब आप ये देखिए, इस निजाम नामक भिश्ती ने एक दिन में ही चमड़े के सिक्के चला दिए। एक दिन में ही चमड़े के सिक्के चला दिए निजाम नामक भिश्ती ने। कितना कमाल की बात थी। देखो वचन, क्या वचन था और किस तरह वचन को निभाया था। आजकल तो यहां पर कुछ बाहर कुछ, आजकल वचन नहीं रहे, लेकिन पुराने लोगों की एक कहावत थी, जान जाए पर वचन ना जाए। और हुमायूं ने ये कर दिखाया। अपने वचन के अनुसार हुमायूं ने दोस्तों निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया और एक दिन के अंदर ही निजाम नामक भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चला दिए। ठीक है ना। अब आप समझना, थोड़ा सा और भी समझ लें। जो ये निजाम भिश्ती है, इसकी जो दरगाह है, इसका हम मकबरा कहें, इसका जो मकबरा या हम कहें दरगाह कहें, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ये अजमेर में स्थित है निजाम भिश्ती का मकबरा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये निजाम नामक भिश्ती का जो मकबरा है वो अजमेर में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया गया था। कितनी अच्छी बात है। जो वचन के पक्के थे हुमायूं, इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है, जो वचन होता है, अगर किसी ने हमारे साथ एहसान किया है तो उसका बदला हमें जरूर चुकाना चाहिए। तो दोस्तों ये था चौसा का युद्ध, और इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है चमड़े के सिक्के। इसी युद्ध से जुड़े हुए हैं। काफी बार सुनते हैं हम कि भाई चमड़े के सिक्के चलाए, वो सारी चीजें यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इस चौसा के युद्ध के बाद दोस्तों एक और युद्ध होता है। इस चौसा के युद्ध के बाद एक और भी युद्ध होता है जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, यह युद्ध दोस्तों 17 मई 1540 ईस्वी में होता है। इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध।
यह युद्ध भी दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं की पराजय होती है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है। क्या होती है दोस्तों? पराजय होती है। और अब आप समझना, ये जो कन्नौज का जो युद्ध है, यह बिना लड़े, यह बिना लड़े शेर शाह सूरी जीत गए। यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो बिना लड़े ही शेर शाह सूरी जीत गए। क्योंकि दोस्तों जो हुमायूं के भाई थे, अस्करी थे, जो इसके जो भाई थे, उन भाइयों में आपस में ही हुमायूं और उनमें अनबन हो गई थी कि इस युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए दोस्तों इसमें शेर शाह सूरी इसमें जीत जाते हैं। और आप समझना, इसमें शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। और दोस्तों ये हुमायूं की पूर्ण पराजय है, पूर्ण पराजय। और इसके बाद दोस्तों हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद दोस्तों शेर शाह सूरी के जो पैर हैं वो भारत में अच्छी तरह पूर्ण रूप से जम जाते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद तो दोस्तों शेर शाह सूरी अपने जीवन काल में पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखते। ठीक है ना। अब इस कन्नौज के युद्ध के बाद दोस्तों समझना, 1540 में कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं दोस्तों मालदेव के पास भी गया था। मालदेव के पास, ये जो मालदेव है दोस्तों, यह है मारवाड़ का शासक है। कहां का शासक है? मारवाड़ का। ये मालदेव के पास भी गया था सहायता प्राप्त करने के लिए। यह हम कहें मालदेव ने, समझना, मालदेव के पास ही बाद में जाएंगे, लेकिन शुरुआत में समझना, क्योंकि मालदेव ने 1540 ईस्वी में मालदेव ने कहा था हुमायूं से सहायता का आश्वासन दिया था। किसने दिया था? मालदेव ने कहा था कि मैं आपकी सहायता करूंगा। इसके बाद दोस्तों 1541 ईस्वी में हुमायूं मालदेव के पास जाते हैं सहायता प्राप्त करने के लिए, लेकिन हुमायूं ने मना कर दिया। अर्थात मालदेव ने हुमायूं की सहायता नहीं की थी। ठीक है ना। और समझना, जो जोगी तीर्थ है, हुमायूं मालदेव के पास जोगी तीर्थ तक आए थे। कहां तक आए थे? जोगी तीर्थ तक आए थे। और मालदेव ने हुमायूं की सहायता नहीं की, क्योंकि दोस्तों जो ये मालदेव है, मालदेव के पास ये भी दबाव है। यहां पर समझना, मालदेव के पास ये भी दबाव है शेर शाह सूरी की ओर से, अगर तुम्हारे पास हुमायूं आए तो आप उसे बंदी बना लेना। और हुमायूं की मालदेव ने कोई सहायता नहीं की थी। ठीक है ना। दूसरी बात यह भी है, हुमायूं का एक सलाहकार, हुमायूं का सलाहकार जिसका नाम है मुल्ला सुर्ख, कभी कभी ये आ जाए। इस मुल्ला सुर्ख ने भी कहा था, अब समझना, यहां पर समझना, इस मुल्ला सुर्ख ने कहा था मालदेव का, हुमायूं का जो सलाहकार है मुल्ला सुर्ख, उन्होंने कहा था जो मालदेव का जो इरादा है वो सही नहीं है। मालदेव आपको पकड़ना चाहता है। इसलिए दोस्तों फिर हुमायूं इसके पास, मालदेव के पास नहीं आया था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हुमायूं अब भटक रहे हैं, और भटकते भटकते ही 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से विवाह कर लिया। हमीदा बानो से विवाह कर लिया। भटक रहे हैं भाई, भटकना अपनी जगह है, विवाह अपनी जगह है। यहां पर हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में विवाह कर लिया। अब समझना, जो ये हमीदा बानो थी, ये दोस्तों हिंदाल के गुरु अकबर की पुत्री थी। किस अकबर की पुत्री थी?
किसकी पुत्री थी? अकबर की पुत्री थी। अब दोस्तों जो ये हिंदाल है, हिंदाल इसको हमीदा बानो को अपनी बहन मानता था, तो हिंदाल भी इससे नाराज हो गया। किससे? हुमायूं से। ठीक है ना। अब समझना 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसी हमीदा बानो से अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। यह है अमरकोट के वीरसाल शासक के घर पर हुआ था। वीरसाल शासक के घर पर हुआ था अमरकोट में। उस समय हुमायूं ने अमरकोट के वीरसाल शासक के घर पर शरण ले रखी थी, वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। दूसरी बात दोस्तों ये है, हुमायूं के पास खुशी का इजहार करने के लिए कुछ नहीं था, और उस समय हुमायूं ने कस्तूरी मृग बांटकर खुशी का इजहार किया था। ठीक है ना। यहां पर जन्म होता है अकबर का। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब जो हुमायूं है भटक रहे हैं, और इसके बाद दोस्तों हुमायूं भटकते दोस्तों हुमायूं ईरान चले जाते हैं। हुमायूं ईरान चले गए। कहां चले गए दोस्तों? ईरान चले गए। क्योंकि दोस्तों ईरान हुमायूं को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जो हुमायूं के जो भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, उन्होंने हुमायूं की कोई सहायता नहीं की। ईरान चले गए। ईरान का शासक था शाह तहमास्प। क्या नाम था दोस्तों? शाह तहमास्प था ईरान का शासक का नाम। अब आप समझना, जो ये ईरान का शासक है जिसका नाम है शाह तहमास्प है। अब इस शाह तहमास्प ने हुमायूं से कहा। किससे कहा दोस्तों? हुमायूं से कहा, भाई हम तुम्हारी सहायता तो करेंगे। समझना, हुमायूं से कहा शाह तहमास्प ने, जो कहां के शासक हैं दोस्तों? ईरान के शासक। इससे कहा भाई हम तुम्हारी सहायता तो करेंगे, लेकिन दोस्तों शर्त यह है जब आप काबुल और कंधार को जीतेंगे। किसको? काबुल। जब आप काबुल को जीतेंगे उस समय आपको काबुल में शिया धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान विश्व में एकमात्र पूर्ण ऐसा देश है जो शिया देश है, बाकी सुन्नी मुसलमान है। ठीक है ना। तो इसने कहा, शाहमास्प ने कहा कि आपको काबुल में शिया धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। किसका? शिया धर्म का। अब आप समझना दोस्तों, जब आदमी संकट में हो तो हर चीज को मानता है। अब इसके बाद हुमायूं ने कहा कि ठीक है हम काबुल में शिया धर्म का प्रचार करेंगे, और इसके बाद दोस्तों शाहमास्प ने हुमायूं की सहायता की। किसकी सहायता की दोस्तों? हुमायूं की। हुमायूं की सहायता ईरान के शासक शाह तहमास्प ने की थी, और इसके बदले हुमायूं ने वचन दिया था कि काबुल में शिया धर्म का प्रचार की छूट दी जाएगी। ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर सहायता का आश्वासन मिल गया। फिर पुनः ईरान से हुमायूं कहां पर आएंगे? भारत आएंगे। फिर एक बार फिर भारत को जीतेंगे। समझना, समझना दोस्तों, ईरान के शासक शाह तहमास्प, ईरान के शासक शाह तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में कंधार को जीत लिया। कंधार का जो शासक था वो अस्करी था। कौन था दोस्तों? अस्करी था। ये दोस्तों अस्करी ये हुमायूं का भाई है। कौन है? हुमायूं का भाई है। कंधार को जीत लिया। किसकी सहायता से दोस्तों? शाह तहमास्प की सहायता से। और आगे समझना, कंधार को जीतने के बाद हुमायूं के शाह तहमास्प ईरान की ओर से बैराम खां
ये बैराम खां ये कहाँ से आए, कहाँ से शामिल हुए थे? ये ईरान से आए थे हुमायूं के साथ बैराम खां। और बैराम खां की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हुमायूं के पुनः भारत पर अधिकार करने में, ठीक है ना। तो कंधार को जीत लिया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों कंधार को जीत लिया। बाद में दोस्तों 1547 ईस्वी में दोस्तों काबुल पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? काबुल पर। काबुल का शासक था कामरान था। काबुल का शासक कौन था? कामरान था। अब आप समझना यहां पर, जब हुमायूं ईरान गए थे तो जो अकबर है, अकबर को अकबर अस्करी और कामरान के पास भारत में ही रह गए थे। अब आप समझना, अकबर कामरान और अस्करी के पास भारत में ही रह गए थे। अब आप समझना यहां पर जब काबुल पर आक्रमण किया 1547 ईस्वी में हुमायूं ने जब काबुल पर आक्रमण किया तो जो अकबर है दुर्ग पर अकबर को लटका दिया। अकबर को लटका दिया। ये दोस्तों समझना, जब हुमायूं ने काबुल पर आक्रमण किया तो दोस्तों हुमायूं के भाई कामरान ने हुमायूं के पुत्र अकबर को काबुल के दुर्ग पर लटका दिया। ये प्रश्न याद रखना आप। क्यों लटकाया था? कामरान के ये था, जब हुमायूं काबुल पर तोपों का वार करेगा तो उस समय दोस्तों जब अकबर दुर्ग पर लटके हुए दिखाई देंगे तो तोपे हुमायूं नहीं चलाएंगे। इसलिए अकबर को लटका दिया काबुल के दुर्ग पर। लेकिन हुमायूं ने वार किया और दोस्तों काबुल को हुमायूं ने जीत लिया। 5 वर्ष बाद हुमायूं फिर अपने पुत्र अकबर से गले मिले। हुमायूं बड़े बड़े जितने महान आदमी हैं उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े संघर्ष आए हैं। इससे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अकबर को देखिए, अपने पिता से बिछुड़ गए थे अकबर बचपन में ही, देखो ना, बचपन में ही बिछड़ गए थे। और फिर देखिए दुर्ग की दीवार पर लटका दिया अकबर को। और फिर भी अकबर कहते हैं जिसे अल्लाह चाहे उसे कोई नहीं मार सकता, और फिर भी अकबर का कुछ भी नहीं होता। दुर्ग पर लटकाया जाता है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पाता, समझ जाओ, ठीक है ना। तो इसके बाद 1547 में काबुल को जीत लिया। कामरान को अंधा करा दिया, अपने भाई कामरान को अंधा करा दिया था हुमायूं ने। और दोस्तों समझना, जो हिंदाल था, हिंदाल बाद में हुमायूं के साथ मिल जाते हैं, हिंदाल मिल जाते हैं। और इस कंधार को जब आक्रमण किया था या कंधार को जब जीता था हुमायूं ने, हिंदाल यहां पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। अपने भाई हुमायूं की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन अस्करी और जो ये कामरान थे, जो दोनों एक अलग मां से थे। किससे थे? गुलरुख बेगम से थे। ये अलग रहते हैं हुमायूं से, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों जीत लिया काबुल और कंधार को। इसके बाद दोस्तों अब भारत पर आक्रमण करने की सोचते हैं। अब हुमायूं भारत पर आक्रमण करने की सोचते हैं। किस पर आक्रमण करने की सोचते हैं दोस्तों? भारत पर आक्रमण करने की सोचते हैं। इसके बाद दोस्तों 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां को पराजित किया। किसको पराजित किया? तातार खां को पराजित किया मच्छीवाड़ा के युद्ध में। इसके बाद
मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद पंजाब पर अधिकार हो गया, पंजाब पर अधिकार हो गया हुमायूं का। इसके बाद दोस्तों 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित किया, सिकंदर सूर को पराजित किया, सिकंदर सूर को पराजित किया। और दोस्तों समझना, इस मच्छीवाड़ा के, इसके सरहिंद के युद्ध के बाद भारत पर अधिकार हो गया। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, भारत पर अधिकार, भारत पर जो अधिकार जो किया था वे कौन से युद्ध के बाद किया था? तो दोस्तों समझना, सरहिंद के युद्ध के बाद पुनः हुमायूं का भारत पर अधिकार हो जाता है 22 जून 1555 ईस्वी को। और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः राज्य अभिषेक होता है, पुनः राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। एक बार तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को, और एक बार दोस्तों होता है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। इसके बाद दोस्तों 24 जनवरी 1556 ईस्वी को, दोस्तों 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पन्हा के यहाँ पर लाइब्रेरी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण, सिर में चोट के कारण दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो गई। समझना कितना संघर्ष किया, कितने समय दिल्ली से दूर रहे, फिर आए भी तो 23 जुलाई को राज्याभिषेक हुआ है, और दोस्तों 24 जनवरी को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अर्थात 6 माह के लगभग ही दोबारा शासक बन पाते हैं। कह सकते हैं हम, जो हुमायूं था, हुमायूं की जिंदगी भटकते भटकते ही कट गई। इसलिए दोस्तों लेन पुल ने कहा है हुमायूं भटकते भटकते मर गए। हुमायूं भटकते भटकते मर गए, ये दोस्तों लेन पुल ने इसीलिए कहा है। इसलिए देख समझना दोस्तों, फिर पुनः भारत के शासक बन जाते हैं। अब आप समझना हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो उस समय जो अकबर है, उस समय अकबर पंजाब में होते हैं, कलानौर पंजाब में होते हैं। जो अकबर हैं, अकबर कलानौर पंजाब में थे। कहां पर थे? कलानौर पंजाब में थे। अब आप समझना, हुमायूं की मृत्यु हुई। अब आप समझना, जो मंत्री थे, हुमायूं का एक हमशक्ल था, मुल्ला बेक्सी। ये हमशक्ल था। किसकी हमशक्ल था? हुमायूं की हमशक्ल था, मुल्ला बेक्सी। 17 दिन तक मुल्ला बेक्सी को ही राजगद्दी पर बैठाया गया। क्यों? क्योंकि जो मंत्री हैं, मंत्रियों को ये लगे कि अभी हमारा शासक जीवित है। 17 दिन तक मुल्ला बेक्सी, जो हुमायूं का हमशक्ल थे, वह राजगद्दी पर बैठे रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अकबर था, अकबर कहां पर था? कलानौर पंजाब में था। क्योंकि राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए जो हमशक्ल था मुल्ला बेक्सी, उसी को राजगद्दी पर बैठाए गए। बाद में जो ये कलानौर पंजाब है, यहीं पर दोस्तों 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक किया गया। और ये राज्याभिषेक जो किया गया था, ये बैराम खां की देखरेख में किया गया, बैराम खां की देखरेख में किया गया था। और इसके बाद राज्याभिषेक के बाद फिर मुल्ला बेक्सी जो हमशक्ल थे, इसे हटा दिया गया जब राज्याभिषेक हो गया। किसका? अकबर का। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि जनता को यह दिखाना जरूरी होता है, जनता को यह दिखाना जरूरी होता है कि तुम्हारा शासक जीवित है। अगर अकबर का राज्याभिषेक जब तक नहीं हुआ था, अगर सरदारों को, बड़े बड़े सरदारों को यह पता होता कि भाई अब कोई दिल्ली में नहीं है, अकबर बाहर है, तो यहां पर दिल्ली में विद्रोह हो जाता।
इसलिए मुल्ला बेगसी जो हमशक्ल था, इसी को राजगद्दी पर बैठाया गया था 17 दिन तक, अगर कभी एग्जाम में ये पूछा भी जाए तो दोस्तों ये था हुमायूं का शासनकाल। ये था हुमायूं का शासनकाल। अब हुमायूं के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। हुमायूं के जो अनछुए कुछ पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? ज्योतिष में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? ज्योतिष में। और ज्योतिष में दोस्तों सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। जैसे शनिवार को काले, रविवार को पीले और सोमवार को सफेद, अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। ज्योतिष में विश्वास करते थे। अगली बात है, हुमायूं अफीम का शौकीन था। हुमायूं किसका शौकीन था? अफीम का शौकीन था। हुमायूं की बहन जो अस्करी की, जो हिंदाल की सगी बहन थी, हिंदाल की बहन थी, क्योंकि हिंदाल की बहन थी गुलरुख बेगम। क्योंकि समझना थोड़ा सा, क्योंकि जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा जानना जरूरी होता है। हिंदाल और गुलरुख बेगम का जो जन्म हुआ था वे दोस्तों दिलदार बेगम से हुआ था। किससे हुआ था? दिलदार बेगम से हुआ था। बाबर की दिलदार बेगम से हुआ था। अब आप समझना, जो ये गुलरुख बेगम हैं, इस गुलरुख बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलरुख बेगम ने की, और ये कौन सी भाषा में की थी? ये फारसी भाषा में की थी। कौन सी भाषा में की थी? फारसी भाषा में की थी। तो दोस्तों ये जो हुमायूं है, हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा है। इंसान ए कामिल जो कहा है वो अब्बुल फजल ने कहा है। इंसान एक कामिल कहा है। तो दोस्तों ये था हुमायूं का शासनकाल, एक अनछुए पहलू, जो आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।